नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है और झारखंड टेट के एक नए क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है, जहां पे आज हम लोग झारखंड जीके को देखेंगे। जी हाँ, झारखंड जीके में हमारा एक टॉपिक रहेगा झारखंड के जो वन है और वन्य जीव, इसके रिगार्डिंग आज का टॉपिक रहेगा। और इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए है और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ डिटेल डिस्कशन, मतलब आपका क्लास भी हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशान हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि समय आपके लिए ज्यादा नहीं है। झारखंड टेट अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के स्थिति में आप लोग रहे हैं, नया सिलेबस से होगा कि पुराना सिलेबस से होगा, है ना। तो बहुत सारा समय तो उसी में चला गया है। अब जो भी आपको समय मिला इसका सदुपयोग करना है और स्मार्ट तरीके से हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। झारखंड टेट में आज हम लोग झारखंड जीके और जीएस के क्लास को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट रहेगा जो का पेपर 1 और पेपर 2, अगर आपने 1 to 5 का फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी, और जिसने 6 to 8 का फॉर्म भरा है उसके लिए, दोनों के लिए जरूरी ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आएगा। हूबहू उसी तरीके का प्रश्न पेपर तैयार किया गया आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। पहला प्रश्न ये रेडी है ना। टॉपिक क्या रहेगा आप देख लें, झारखंड के वन एवं वन्य जीव। ये हमारा टॉपिक रहेगा, झारखंड के वन और वन्य जीव। पहला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन है। यहां परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं झारखंड की। अगर इसको और ज्यादा मॉडिफाई करें प्रश्न को, तो मेरा कहने का मतलब है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है, यानी किस जिले का सबसे ज्यादा भाग वनों से घिरा हुआ है। किस जिले का सबसे ज्यादा भाग वनों से घिरा हुआ है, यानी परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूं, परसेंटेज में, है ना। कौन? चतरा, पलामू, हजारीबाग या रांची। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वनों का वो है आपका चतरा में। ठीक है, तो कितना परसेंट है इस डाटा के माध्यम से देख लें। और सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले 3 जिले के नाम आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी आपको ये आरोही क्रम अवरोही क्रम में करने दे दिया जाता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा वनों का जो परसेंटेज है वो आपका चतरा में है। कितना परसेंट है आप देखिए, 47.62, यानी चतरा का जो क्षेत्रफल है उसका वहां पर 47.62% वन है। इसी प्रकार कोडरमा की बात करें तो 41.53% वन है और पलामू में 40.74% वन है। यानी सबसे ज्यादा वनों का परसेंटेज इन जिलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है। प्रतिशत वहां पे टाइपिंग में छुटा हुआ है और प्रश्न यही है, अगर सबसे ज्यादा वन पूछा जाएगा तो वो फिर आंसर अलग हो जाएगा, या सबसे कम वन क्षेत्रफल वो अलग हो जाएगा। हम लोग यहाँ बात करें परसेंटेज में, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत और सबसे कम वन प्रतिशत। अब अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है, यानी उस जिले का सबसे कम भाग वनों से आच्छादित है। तो कौन सा होगा आंसर? देवघर, दुमका, साहेबगंज या पाकुड़। तो वो जिला हमारा देवघर है ना। तो देवघर में मात्र कितना परसेंट वन है वो आप देखिए, बहुत ही कम। न्यूनतम 1% वाले जिले में देवघर में देखिए 6.82%। देवघर जिले का जो क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 6.82% ही आपका वनों से घिरा हुआ है। 6.82% एरिया जो है वनों से आच्छादित है। धनबाद की बात करें 6.84 और दुमका 10.25 एरिया ही वनों से आच्छादित है। ये न्यूनतम 1% वाला जिला है, क्योंकि जिले का क्षेत्रफल जिस प्रकार से है, जितना 33%, जो हमारा नेशनल क्या कहता है कि 33% हमारा वन होना चाहिए, वन क्षेत्र, तभी वो वातावरण के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल रहेगा और हेल्थ के लिए लोगों का अच्छा माना जाता है 33%। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम है, ठीक है, 6 और 7% के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही कह सकते हैं चिंतनीय है। झारखंड के किस वृक्ष की बहुलता है। झारखंड में किस वृक्ष की बहुलता है, सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष यहाँ पाया जाता है? शाल, महुआ, आम या शीशम। शाल, महुआ, आम या शीशम। तो साल, और इसको दूसरा नाम क्या है? सखुआ। और ये हमारा झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सखुआ। ये हमारा राजकीय वृक्ष भी है। साल और सखुआ से जुड़ा हुआ कुछ आप इस प्रकार के झारखंड में बहुत सारे जंगलों को देखे होंगे, इस प्रकार के पेड़ पौधों को देखे होंगे, यही आपका सखुआ। ये सखुआ या साल का पौधा है। आप देखे होंगे झारखंड में सबसे ज्यादा जहां भी देखिएगा ये पौधा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कम पानी में भी उग जाता है और आसानी से
कहीं कहीं पर भी रहता है। और अगर इससे कुछ प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या प्रश्न आ सकता है, इसका वैज्ञानिक नाम, क्योंकि राजकीय वृक्ष है हमारा झारखंड का, ये राजकीय वृक्ष है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकता है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल या सखुआ का जो पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा साल या सखुआ का वैज्ञानिक नाम है। और इससे कुछ अलग प्रश्न नहीं आएगा, बस इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क, झारखंड में पार्क बहुत सारे हैं लेकिन एक नेशनल पार्क है जिसको कि राष्ट्रीय कह सकते हैं अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त है, तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय लेवल का है ना नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र कौन सा है? झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, दलमा अभ्यारण्य या पलामू अभ्यारण्य। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि राष्ट्रीय स्तर का है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन हो गया? बेतला। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा प्रश्न आता है, बेतला नेशनल पार्क से प्रश्न आता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लें। बेतला नेशनल पार्क के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, झारखंड में ये है और झारखंड में कहाँ है? सबसे पहला प्रश्न ये आएगा आपसे, झारखंड के किस जिले में है बेतला नेशनल पार्क? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए, झारखंड के लातेहार जिले में है। कौन से जिले में है? लातेहार जिले में। आपसे पूछा जाएगा बेतला नेशनल पार्क क्यों फेमस है, किन जानवरों के लिए? तो बाघ के लिए सबसे ज्यादा, फिर हाथी भी है यहाँ पे, तेंदुआ, बाइसन और चीतल। और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा अगर ऑप्शन एक रहेगा तो बाघ। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ, हाथी, तेंदुआ, बाइसन और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है और यह कह सकते हैं कुछ हिस्सा इसका पलामू में भी आता है। एक सिर्फ अगर आपका ऑप्शन में लातेहार नहीं रहे, पलामू रहे, पलामू भी आप सही कर सकते हैं क्योंकि दोनों में इसका हिस्सा पड़ता है। ज्यादा हिस्सा लातेहार में पड़ता है, इसीलिए हम लोग लातेहार इसको कह सकते हैं ज्यादा सही आंसर मानते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड प्रांत के लातेहार और पलामू जिले है ना, दोनों में है। इसलिए इसका जो इलाका है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का दोनों में पड़ता है, दोनों में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 10 से 26 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो जो भी प्रश्न आएगा इनसे आप वही आप कर लेंगे। और यही प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि किस जिले में है, इसका क्षेत्रफल कितना है, किस जानवर के को संरक्षित रखने के लिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो वो मैंने बता दिया सभी चीजों को। चलिए आगे, हजारीबाग नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये सीधे आपको याद करना है। हजारीबाग में भी नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे ये पूछा जा रहा है, हजारीबाग नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? हजारीबाग नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1974, 75, 76 या 77? तो 1976 में हजारीबाग नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? अब अगला प्रश्न आ गया, उद्यान से ही जुड़ा हुआ कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दलमा, पलामू, तोपचांची या कोडरमा? तो पलामू अभ्यारण्य क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका झारखंड का, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और पलामू अभ्यारण्य जो है ना, ये एक तरह से बेतला राष्ट्रीय उद्यान का ही एक पार्ट है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी ऑप्शन में रहेगा तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि पलामू अभ्यारण्य का ही एक पार्ट है ये। क्योंकि पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका इसमें आता है, लातेहार और पलामू दोनों में आता है और ये उसी का एक पार्ट है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये बड़ा है लेकिन महत्व के दृष्टिकोण से बेतला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? देखिए, पशु वाला प्रश्न आ गया, पूछा जाता है कौन सा अभ्यारण्य में किस पशु के लिए फेमस है। तो अब आ गया दलमा अभ्यारण्य। दलमा अभ्यारण्य जो है वो किस पशु के लिए फेमस है? दलमा अभ्यारण्य किस पशु के लिए? शेर, बाघ, हाथी या भेड़िया? हाथी के लिए। दलमा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये पूछा जाता है कौन सा अभ्यारण्य किस जिला में है और यह किस जानवर के लिए फेमस है। तो ये पालकोट से प्रश्न अगर आएगा कि पालकोट अभ्यारण्य जो है आपका किस जिले में है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया आपके लिए। तो पालकोट कहाँ है? चतरा, गुमला, रांची, धनबाद? तो
पालकोट अभियान आपका गुमला में हो जाएगा, ऑप्शन बी। पालकोट अभियान कहाँ है? गुमला में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य किस जिले में है? राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य किस जिले में है? आप जाने राजमहल किस जिले में आता है? राजमहल जो इलाका है वो आपका किस जिला में आता है? साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ या दुमका? ये आता है साहिबगंज में। तो झारखंड का एकमात्र, अगर ऐसा भी प्रश्न आएगा, झारखंड का एकमात्र फॉसिल अभ्यारण्य, झारखंड का एकमात्र फॉसिल अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड का एकमात्र फॉसिल अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो साहिबगंज। साहिबगंज में भी कहाँ? राजमहल। साहिबगंज में कहाँ? राजमहल। तो फॉसिल अभ्यारण्य क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हिंदी में जीवाश्म पार्क। फॉसिल अभ्यारण्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाश्म पार्क। जीवाश्म समझते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष जो कहीं मिलते हैं, है ना, जमीन के अंदर, उसी को कहा जाता है जीवाश्म। ठीक है, पुरातात्विक खोजों के माध्यम से जीवाश्म को प्राप्त किया जाता है। तो जीवाश्म पार्क या इसी को फॉसिल पार्क कहते हैं। आप जीवाश्म नाम सुनकर बहुत चीज कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो राजमहल पहाड़ी जो है ना, राजमहल का पहाड़ी जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ का जीवाश्म जो है ना 68 से लेकर 145 मिलियन वर्ष पुराना है। 68 से लेकर 145 मिलियन वर्ष पुराना है। और लखनऊ में पाली बोटनी के बिरबल साहनी संस्थान में इन जीवाश्मों का प्रभावशाली संग्रह है। यहाँ के जीवाश्मों से भूगर्भ शास्त्री और पाली बोटिस्टों को आकर्षित किया है। यहाँ का जीवाश्म दुनिया भर के जो कि पुरातत्व में रुचि रखते हैं, जो आर्कियोलॉजी में रिसर्च करते हैं, उन सभी के लिए आकर्षक का केंद्र बनता है हमारा ये राजमहल का जो फॉसिल पार्क है। और अभी हाल ही में यहाँ पर डायनासोर के भी अवशेष पाए गए हैं और कहा गया कि वो 20 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का अवशेष मिला है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, उधवा पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? उधवा पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? झारखंड का एकमात्र पक्षी विहार भी, ये झारखंड का एकमात्र पक्षी विहार है। यहाँ ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एकमात्र कुछ रहता है ना तो वो इंपॉर्टेंट होता है। उधवा पक्षी विहार कहाँ है? ये भी बार बार पूछा जाता है। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ या दुमका? ये भी आपका साहिबगंज में है। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। तो झारखंड जीके से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट हमने बना लिया है और ऐसे ही लगातार एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। और प्रैक्टिस सेट विद डिस्कशन हमारा जो तरीका है तैयारी कराने का, प्रैक्टिस सेट और साथ साथ में आपका डिस्कशन भी यहाँ पर होते चलेगा। तो झारखंड जीके की क्लासेस अभी हो गई। इसके लिए आज आपका 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई। और गांधी जी का जो संदेश है ना, हम सभी स्टूडेंट्स और अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि प्रेरणादायी होता है कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना है। ठीक है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर और दृढ़ निश्चयी बनकर कि हम इसी रास्ते पे सक्सेस हमें लेना है। और इसी सोच, इसी जज्बे के साथ जिस प्रकार गांधी जी ने ये एक कह सकते डंडा उठा के बंदूकधारी अंग्रेजों को पूरे भारत से खदेड़ दिया और जिस प्रकार उन्होंने अकेला चलने का साहस दिखाया, लोगों ने पहले इस पर हंसी उड़ाई, विशेषकर आपका पश्चिम की मीडिया ने उस पर खिल्ली उड़ाई है ना गांधी जी पर। और जब वो आप लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में तो उसे भिखारी तक कहा गया, लेकिन उनसे वो क्या हतोत्साहित हुए? क्या नहीं। तो गांधी जी सिर्फ गांधी जी नाम नहीं है, एक लेसन है। ठीक है, एक सिंपल सा सादा धोती पहन के और नंगा बदन लंदन के शहरों में घूमना आपको हमको अभी शर्म महसूस होगा। हम भी जाएंगे तो वहां हाफ पैंट, वहां का जो ड्रेस कोड है वो पहनने लगेंगे। लेकिन गांधी जी ने अपनी भारतीय सभ्यता को नहीं छोड़ा और गोलमेज सम्मेलन जहाँ की कोट पैंट टाई है ना, गोगल्स लगा के सब बैठे हुए हैं, वहां ये जाते हैं और क्या धोती पहन के, और वही धोती कोई स्टाइल नहीं, एक सिंपल धोती आधा पहने हैं आधा लपेट लिए हैं और हाथ में एक डंडा लेकर वो चले गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। यानी मेरा कहने का मतलब था कि आज गांधी जयंती है, गांधी जी से हमें सीखना है। अपने इरादे अगर आपके सही हैं तो दुनिया को हंसने दीजिए, दुनिया को जो कहना कहने दीजिए। अगर आपका इरादा सही है तो आप जरूर से जरूर सफल होंगे। बस आपका इरादा सही होना चाहिए, सत्य और कह सकते निष्ठा के मार्ग पर आपको चलना है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। गांधी जी से आप सभी सीखें, गांधी जी से प्रेरणा लें। आज का दिन यही कह सकते हमें मैसेज देता है और गांधी जी के प्रति सही श्रद्धांजलि यही है। हम सभी भारतीय छात्र या स्टूडेंट या कह सकते टीचर या हर कोई भारतीय से बस यही गांधी जी चाहते होंगे, अगर उनकी आत्मा कहीं भटक रही होगी तो वो यही चाहते होंगे जिस भारत का मैंने सपना देखा था
वो भारत हमें मिले। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन वहां वैसे भारत मिले, वैसे लोग मिले। भारत महान कैसे बनेगा? यहाँ के जो लोग अगर गांधी जी की सोच के अनुसार चलेंगे, अपने सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलेंगे, तो वो हमारा देश जिस प्रकार पहले हमारे देश की गौरव गाथा थी, वो फिर से स्थापित हो जाएगी और हम पूरी दुनिया के विश्व गुरु कहलाएंगे और बनेंगे। वो दिन दूर नहीं। तो गांधी जयंती के दिन बस यही प्रण लेने का दिन है, यही हमें कह सकते हैं एक तरह से आज शपथ लेने का दिन है। तो चलिए, गांधी जी को सत सत नमन है और आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करें, आप तैयारी करें। और जेटेट तो क्या बहुत छोटी चीज है, जो इंडिया की अच्छी से अच्छी एग्जाम है उसमें आप सफलता हासिल करें और बड़े बड़े अफसर तक बने। फिलहाल अभी जेटेट में आप पूरा कह सकते हैं बुलंदी के साथ तैयारी करें और बिल्कुल सिलेबस से आपको भटकना। जो सिलेबस जो 2016 का सिलेबस है, मैं नई की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी को आपको टारगेट बनाना है, क्योंकि वही रहने वाला है। भले ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियल सारा चीज कह दिया गया है कि उसी के अनुसार आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का लेवल लो रहेगा, सब कुछ क्लियर हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं एक नए क्लास में बहुत ही जल्द। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।